जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी 6 क्लास का ज्योग्राफी का वीडियो देख रहे हैं। चैप्टर की बात किया जाएगा दोस्तों। आज चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर में जो है हमारा देश यानी भारत के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कंप्लीट कर लिया गया है। यानी भारत को जानने के लिए ये टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मिलकर शुरू करते हैं। हमारा देश यानी भारत से संबंधित यानी भारत क्या है, इसके विस्तार कैसे हैं, इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये सारे चीज जो है इस टॉपिक में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बात किया जाएगा दोस्तों इसमें सबसे पहले ये जो भारत एक बहुत ही बड़ा क्या है, एक भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत ही बड़े जो है भौगोलिक वाला विस्तार है और अनेक प्रकार से विविधताओं के साथ साथ ये जो भारत जो है ये देश अपना बना हुआ है। अगर उत्तर में, भारत के उत्तर में बात किया जाए दोस्तों तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत के जो उत्तर की बात करिए तो आपको हिमालय शिखर से घिरा हुआ है। और पश्चिम की बात किया जाए दोस्तों, पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में कौन सा, अरब सागर हो गया। और वहीं जो है पूरब की बात किया जाएगा बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में जो है हिंद महासागर से आपको ये भारत घिरा हुआ है। और इस प्रकार जो है भारत जो है आपको प्रायद्वीप के रूप के, प्रायद्वीप के तटों पर जो है लहराते हुए है। यानी भारत जो है प्रायद्वीप के तटों पर ये लहराते हुए। प्रायद्वीपीय तट किसको कहेंगे, तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। और एक तरफ से दोस्तों आप तो जानते हैं उत्तर दिशा में जो है आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो समझ में बात आ रही है दोस्तों। ये आपको पश्चिम में जो है, पश्चिम में आपको अरब सागर, पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर देख रहे हैं। तीन तरफ से जो है जल से घिरे हुए क्षेत्र आपको जो है उसी को प्रायद्वीप बोला जाता है। वैसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोला जाता है। भारत एक प्रायद्वीप वाला देश है। और बात किया जाए भारत का जो क्षेत्रफल की बात किया जाएगा दोस्तों तो 32 लाख 87,000 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। और भारत के जो है, भारत में जो है कश्मीर, भारत के उत्तर में जो है, भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार की बात किया जाएगा तो 3200 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यानी ये जो है भारत के जो है उत्तरी सीमाएं, यानी आपको उत्तर में कौन हो गया, कश्मीर से लेकर आपको दक्षिण तक ये जो हो गया यानी सर से पांव, यानी सर से पांव ये आपको जो हो गया आपको उत्तर में हो गया कश्मीर वाला। और दक्षिण में होगा आपको कौन हो गया, कन्याकुमारी तक की इसका विस्तार की लंबाई यानी किलोमीटर कितना आपको 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपको पश्चिम में जो है कच्छ तक जो है इसका विस्तार की बात करते हैं तो ये 2900 किलोमीटर में, यानी पूरब से पश्चिम का भारत का विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर है। और आपको जो है उत्तर से लेकर आपको दक्षिण तक आपको भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर है। और इस बात की याद रखें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक जो है इसका विस्तार आपको 2900 किलोमीटर है। कंप्लीट हुआ। और ऊंचे ऊंचे आपको पर्वत आपको देखने को मिलेगा। भारतीय आपको महामरुस्थल की बात होती है, मैदानी भाग यहीं पर देखने को मिलेगा। आसमान, पहाड़ियां, सतह देखने को मिलेगा, तटीय भाग और आपको जो है द्वीप समूह असल स्वरूपों को, विभिन्नता को दर्शाने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं जो बात किया गया है दोस्तों यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता देखने की बात करते हैं। यहाँ की जलवायु गर्मी, ठंडी, बरसात के सब चीज मौसम होती है और वनस्पतियां अलग अलग होती है। वन्य जीव जो है अलग अलग प्रकार के, बड़े छोटे, ये सब चीज देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज भाषाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज कल्चरल चीज यानी सांस्कृतिक चीज एक दूसरे से जो अलग देखने को मिलती है। ये सब भारत में विविधता है और इन्हीं विविधताओं में भी हम एकता को पाते हैं। इतना सारा चीज विविधता में भी भारत क्या है, एक है, जो हमारी जो है परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। यही कारण है जो दोस्तों एक राष्ट्र में हम लोग बंधे हुए हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च होती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा है, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत के जो है आबादी की संख्या जो बताया गया था 120 करोड़ से अधिक हो चुका है। अब जो है चीन के बाद जो है विश्व में जो है दूसरा स्थान पर ये जनसंख्या वाला भारत हो चुका है। अब भारत की स्थिति पर आइए, भारत की स्थिति क्या होगी, भारत की स्थिति आइए। यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी में दिशा में है ना, उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा में। और देश की बात करते हैं, देश के लगभग जो है मध्य भागों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा ये किससे, ये आपको मध्य से, भारत के मध्य से होकर गुजरता है। और दक्षिण से उत्तर की ओर
भारत के प्रमुख जो विस्तार की बात किया गया, दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार की बात कर रहा है कि मुख्य भूमि के विस्तार आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी कर्क रेखा पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और आपको जो है पूछेगा, आपको यहाँ पर याद रखेंगे भारत के मुख्य भूमि का जो है पूछेगा, मुख्य भूमि का विस्तार आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में यह फैला हुआ है। यानी आपको भारत के उत्तर से दक्षिण में पूछेगा तो 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में बीच में फैला हुआ है। कंप्लीट हुआ। और पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत के विस्तार पूछेगा तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की देशांतर के बीच में फैला हुआ है। तो और ये अक्षांश और देशांतर में समझ में बात आ जानी चाहिए। यानी अक्षांश में पूछेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और आपको जो देशांतर पूछेगा दोस्तों तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में यह फैला हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो जानते ही है, भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है ही, और यह कर्क रेखा भारत के जो मध्य से होकर गुजरता ही है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के, अगर हम विश्व को जो है पूरब और पश्चिम गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति जो है किस गोलार्ध में होगी, ये क्वेश्चन था। तो ये उत्तरी गोलार्ध में होगी, और बहुत ही बड़े जो है देशांतरीय विस्तार जो है लगभग जो है 29 डिग्री के कारण यहाँ के जो है दो छोर पर स्थित जो है दो स्थानों के स्थानीय समय में बहुत ही अंतर हो सकता था। और इस तरह से जो है इस दूरी पर जो है स्थिति दो स्थानों के बीच में समय का अंतर जो है लगभग कितने घंटा, तो दो घंटा का होता है। कितने घंटा का होता है, तो 2 घंटा का अंतर होता है। 2 घंटा का अंतर होता है। कितने घंटा का अंतर होता है, तो 2 घंटा का अंतर होता है। ये भी बात याद रखेंगे, कितने घंटा का अंतर होता है, तो 2 घंटा का अंतर होता है। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपको 1 डिग्री देशांतर के लिए जो है आपको स्थानीय समय को 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए कितना 4 मिनट का समय लगेगा। और आपको पश्चिम में जो गुजरात की अपेक्षा जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय क्या होती है, 2 घंटा पहले निकाला जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। ये बातें याद रखेंगे। अब पढ़ चुके हैं कि आपको 82 पूर्वी देशांतर के जो है स्थानीय समय को जो भारत का मानक समय माना जाता है। 82 डिग्री जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का समय माना गया है। क्यों माना गया है, तो ये जानते हैं मरणोत्तर को जो भारत का मरणोत्तर, यानी आपको क्या होता है, मरणोत्तर को भारत का मानक मरणोत्तर कहा जाता है। ठीक है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में जो है भारत का मानक समय बोला जाता है, क्योंकि इसी मानक समय से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ से दोस्तों बात किया जाता है कि भारत के जो पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत जो के पड़ोसी देश में 7 देश जो स्थानीय सीमा लगा हुआ है। तो भारत के जो कितने देश, तो स्थानीय सीमा आपको जो 7 देश बनाता है, स्थानीय सीमा कितना है, तो 7 देशों से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार ये जो नाम है देख लीजिए, ये चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। ये जो है 7 देश हो गया जुड़ा हुआ है स्थलीय सीमा। और आपको जलीय सीमा से आपको श्रीलंका हो। ये तो भारत का मैप है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राजनीतिक मैप आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर आपको उत्तर में हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, आपको उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल यहाँ पर लगा हुआ है, सिक्किम यहाँ पर है आपको, सिक्किम यहाँ पर है दोस्तों, भूटान यहाँ पर हो गया, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया आपको, असम यहाँ पर हो गया, असम। उसके बाद मणिपुर यहाँ पर होगा, आपको कोहिमा यहाँ पर, मणिपुर की राजधानी मणिपुर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बिहार यहाँ पर है, और मध्य प्रदेश यहाँ हो गया, झारखंड यहाँ पर हो गया, पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो गया। उसके बाद बात किया गया यहाँ पर जो है महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया, मध्य प्रदेश यहाँ पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद गोवा यहाँ पर है दोस्तों, आपको हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, साथ ही साथ आपको कर्नाटक यहाँ पर है, और पुडुचेरी यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है। इन 28 राज्य और ये सब चीज केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। और इस प्रकार से दोस्तों ये भारत का राजनीतिक मैप है। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें जो है कौन कौन सा देश जो है अपने समुद्र से नहीं लगा हुआ है, तो ये आपको मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दक्षिण में जो समुद्र से 2 द्वीप जो है श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश है।
यानी समुद्र से लगने वाला जो दो द्वीप कौन हो गया, दो द्वीप जो हो गया वापस श्रीलंका और मालदीव जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। और याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान, भारत और जो है श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा द्वीप हो गया, तो पाक जल संधि हो गया। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। अब यहाँ की बात करते हैं भारत का राजनीतिक और आपको भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। ये इसका प्रशासनिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन भी देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है दोस्तों, और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए जो भारत को जो है 28 राज्य और आपको 8 केंद्र शासित नहीं हुआ, 8 केंद्र शासित हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। देख रहे हैं ना, ये भारत का हो गया। कैसे ये नदियां भी गुजर रही है भारत में जो है, ये आपको भौतिक मानचित्र है कि इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। और राज्य का निर्माण जो मुक्त भाषाओं के आधार पर हुआ है, राज्य का निर्माण जो मुक्त भाषाओं के आधार पर हुआ था, जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की, सबसे बड़ा जो है राजस्थान, सबसे बड़ा अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और छोटा पूछेगा गोवा है, गोवा। और राज्यों को जो जिला में बांटा गया, राज्य को किस में बांटा गया दोस्तों, राज्य को गांव में नहीं जिला में बांटा गया, राज्य को किस में बांटा गया, जिला में बांटा गया है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करते हैं जलोढ़ निक्षेप क्या होती है, जो नदियों के द्वारा जो लाई गई महीन जो मिट्टी होती है, और नदी बेसिन के निक्षेप के द्वारा होता है, नदी के निक्षेप के द्वारा होते हैं। सहायक नदी क्या होती है, जो नदी का जो है या सरिता नदी, एक नदी या सरिता जो है मुख्य नदियों में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती है, किसी भी तरह से आकर मिल जाती है, अर्थात जो क्या कहने का मतलब है, अपने जल को मुख्य नदियों में आपको विसर्जित कर देती है, वही हो गया आपको सहायक नदियां, वही हो गया सहायक नदियां। अब यहाँ की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर बात किया जा रहा है भौतिक विभाजन की बात किया जा रहा है। भौतिक विभाजन देखिए, भारत में जो है कई प्रकार में पाई जाने वाले भौतिक आकृति जो विभिन्न प्रकार की होती है। भारत की जो है स्थिति को देखा जाए, इस अस्त्राकृति को देखा जाए, तो इसको भौतिक आधार के मानचित्र पर इसको बांटा गया है। बहुत सारी चीज आकृति देखने को मिलती है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, तट हो गया, द्वीप समूह हो गया। और उत्तर में जो है, उत्तर में बर्फ से ढका आपको हिमालय संतरी का कार्य करती है। हिमालय जो है आपको जो बर्फ से ढकी हुई आपको क्या करती है, संतरी का काम करती है। और हिम जोड़ आले, हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, हेम जोड़ आले इसका मतलब होता है बर्फ का घर, बर्फ का घर यह हिमालय। और हिमालय को जो है 3 प्रमुख जो है समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। हिमालय को 3 आपको प्रमुख जो है समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। अब इस बात को याद रखें, उत्तर में स्थित जो है श्रृंखला को बृहद हिमालय, आपको बृहद हिमालय या आपको हिमाद्री बोलते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी बोला जाता है। इसी श्रृंखला में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो हो गया स्थित है, इसी बृहद हिमालय में विश्व के सबसे ऊंची चोटियां आपको बृहद हिमालय या हिमाद्री में आपको सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती है। मध्य हिमालय या जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के कहाँ पर स्थित है, मध्य हिमालय। और हिमाचल जो है आपको जो है दक्षिण में स्थित है, इस बात को याद रखें। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, बहुत सी लोकप्रिय आपको जो है पहाड़ी आपको हिमाचल यानी मध्य हिमालय में देखने को मिलती है। और जो है 5 पहाड़ी वाले स्थानों के नाम पर पता लगाइएगा, 5 वो ऐसे पहाड़ी के नाम बताइएगा, मध्य हिमालय में कौन कौन से पहाड़ी है आपको सर्च करके देखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है शिवालिक हिमालय जो दक्षिण में अवस्थित है, और शिवालिक हिमालय के फुट हिमालय के नाम से भी जाते हैं, गिरिपद के हिमालय के नाम से या नवीन हिमालय के नाम से शिवालिक को जाना जाता है। बात करते हैं हिमालय के दक्षिण की बात करते हैं। हिमालय के दक्षिण में जो है उत्तर का मैदानी भाग है। हिमालय के दक्षिण में जो है, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदानी भाग अवस्थित है, उत्तर का मैदानी भाग अवस्थित है। और यह मैदान जो है समतल और सपाट स्थित है। और यह मैदान का निर्माण जो है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा बनाया गया। यानी भारत का जो है आपको उत्तर का मैदानी भाग जो है किसके द्वारा, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र के द्वारा सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा बनाए गए आपको ये मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भूभाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानी भाग, जो इसमें कृषि के कार्य के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयोगी साबित होती है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी होती है। और काफी जो है यहाँ पर जनसंख्या इस क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ पर कृषि होगी वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग की बात करते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में आपको भारतीय महामरुस्थल देखने को बात करते हैं। भारत के जो पश्चिमी भाग में क्या हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र देखने के मिलते हैं। यहाँ पर जो बात करते हैं शुष्क हो गया, गर्म हो गया, रेतीले भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शुष्क, गर्म और रेतीले स्थान यहाँ पर है पश्चिमी भाग में, यहाँ पर मरुस्थलीय स्थान है। यहाँ की वनस्पतियाँ क्या होती हैं, यहाँ पर जो है पश्चिमी भागों में जो वनस्पतियाँ कम होती है, क्योंकि मरुस्थलीय भाग में वनस्पति नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी
मैदानों के जो है दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय, भारत के जो है दक्षिण में जो है आपको दक्षिण में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। भारत की स्थिति की बात करें दक्षिण में कौन सा, तो दक्षिणी पठार देखने को मिलेगा, दक्षिणी पठार स्थित है। और इसकी आकृति जो है दक्षिणी पठार की यानी पठार की आकृति यानी प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति पूछेगा तो ये त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसे है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार आकृति के, ये धरातल से काफी ऊंचा ऊंचा उठा हुआ है। धरातल से कैसे ऊंचा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार ऊंचा ऊंचा उठा हुआ है। और इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी बहुत सी जो पहाड़ी श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है, घाटियां देखने को मिलती है। कहाँ, प्रायद्वीपीय पठारी में बहुत सारे ऊंचे नीचे पठारी है, पहाड़ियां देखने को मिलती है, घाटियां देखने को मिलती है, ठीक है ना। और ये त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण भारत में। इसके उत्तर पश्चिम की बात किया जाए, इसमें अरावली पर्वत श्रेणी, यानी प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, जो विश्व की सबसे पुरानी जो है आपको पर्वत श्रेणी हो गया। पर्वत मैंने कि सबसे प्रायद्वीपीय भारत के जो हो गया सबसे प्राचीन श्रृंखला में कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला। साथ ही साथ आप याद रखें विंध्याचल और सतपुड़ा एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा कैसी है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और इन श्रृंखलाओं से जो होकर जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो क्वेश्चन यहाँ से वही बनता है दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती जो है किस पहाड़ियों में बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों में होकर बहती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा में बहने वाले दो नदियां तो नर्मदा और ताप्ती नदी बनती है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ बहती है, तो विंध्याचल और आपको जो है सतपुड़ा पहाड़ी है, विंध्य या उसके बोलते हैं विंध्य विंध्याचल, तो विंध्य और आपको सतपुड़ा पहाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदी बहा करती हैं। और ये जो पश्चिम की ओर बहाने वाली जो है नदियां हैं, ये जो है नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती है दोस्तों, ये पश्चिम की दिशा में बहती है। तो पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी कौन हो गया, तो पश्चिम और की दिशा में आपको जो है नर्मदा नदी बहती है। पश्चिम की तरफ कौन से बहती है, तो ये नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी अपने जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती है ना, अरब सागर में गिराती है। और इस पठार के जो है, इस पठार के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सिहाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सिहाद्री के नाम से बोल जाते हैं। महाराष्ट्र में सिहाद्री के नाम से बोलते हैं। पूरब में पूर्वी घाट में अवस्थित है, पूरब में पूर्वी घाट में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की बात किया गया, पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान रूप में है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो कैसा है, एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा हुआ है। आपको पूर्वी घाट की बात किया जाएगा दोस्तों, ये पूर्वी भाग घाट कैसे होगा, टूटा फूटा होगा, लेकिन पश्चिमी घाट एक समानांतर रूप में फैला हुआ है। आपको पूर्वी घाट टूटा फूटा देखने को मिलता है। और इन चट्टानों में देखते हैं इस पठारों में जो है खनिज जैसे कि आपको कोयला और लौह इस्पात की प्रचुर मात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है। पश्चिमी घाटों के पश्चिम में तथा जो पूर्वी घाटों के पूर्व में आपको तटीय मैदान स्थित है। और पश्चिमी तटीय मैदान जो है काफी क्या संकरा है। ये जो पश्चिमी तटीय जो मैदान कैसी है, काफी संकरा है, यानी आपको बहुत ही पतली है। पूर्वी आपको पूर्वी तटीय मैदान देखिए, पूर्वी तटीय मैदान देखिए परवाल है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत ये जो है चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान कैसे अपेक्षाकृत चौड़ा है। और यहाँ के जो है वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। पूरब की ओर बहने वाली कौन नदियां हो गया, आपको महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिराती है नर्मदा और ताप्ती नदी, है ना। और आपको उसके बाद पूरब की तरफ बहने वाली कौन, आपको महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में पूरब की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। और ये नदियां अपने मुहाने पर जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। और आपको नर्मदा और ताप्ती क्या एस्चुरी बनाते हैं, नर्मदा और ताप्ती क्या एस्चुरी बनाती है। और ये जो है महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में आपको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर एक सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किया करता है। तो देखिए सुनामी के बारे में यहाँ पर एक कविता लिखा गया है बच्चों के द्वारा, तो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए यहाँ पर एक और बात किया जाता है, क्या आप जानते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। परवाल छोटे जो समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। परवाल कहता है छोटे, आपको समुद्र के छोटे जंतुओं के जो क्या होती है, कंकाल होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलिप कहा जाता है। और जब जीवित जो है पॉलिप मर जाते हैं तब उसका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होता रहता है, जो क्या होती है, बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचा हो जाता है। जो इस तरह से परवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है, जो हम लोग इस तरह के देखते हैं। ये हो गया परवाल द्वीप हो गया, देख रहे हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ये परवाल द्वीप होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये देखिए सुनामी के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर छोटा सा बात लिखा गया है, इसी को जानना जरूरी है।
देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं। भारत में कितना द्वीप समूह? दो है। लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित। लक्षद्वीप कहाँ समूह है? ये अरब सागर में है और केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप कहाँ पर देखने पर मिलेगा दोस्तों? केरल के तट पर जो है। अब जो भारत में कितना द्वीप है? तो दो है। तो लक्षद्वीप हो गया जो अरब सागर में है, और केरल के तट पर जो कुछ दूरों पर जो प्रवाल द्वीप हम लोग को देखने को मिलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी स्थित में पूर्वी जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अंडमान निकोबार याद रखोगे। अंडमान निकोबार जो है कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। लक्षद्वीप कहाँ? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ? अरब सागर में। लक्षद्वीप पूछेगा तो अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप पूछेगा तो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये तो आपको दो देश समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आप जानते हैं कि वह कौन सा जो द्वीप समूह जो है वर्ष 2004 में जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था? आइए समाचार पत्रों में तथा लोगों से बातचीत के जरिए जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि सुनामी भारतीय तट से कटाई की थी, और कई प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया है। सुनामी एक विशाल आपको क्या होती है? समुद्री तरंग होती है जो समुद्र तल पर जो भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। ये हो गया आपको समुद्र के वह सुनामी आता है भूकंप के दौरान। सुनामी कैसे भाषा होती है? तो ये आपको जापानी भाषा होती है। तो चलिए इस प्रकार जो अब आइए एक्सरसाइज किया जाता है। इस पर जो क्वेश्चन दिया गया, भारत के जो कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है उसका नाम बताइए। तो भारत के जो भौतिक विभाजन आप समझ सकते हैं, जो अभी पढ़े हुए हैं आप समझ लीजिएगा कितने भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ा हुआ है जो आपको बताए हुए थे। और आपको जो दो द्वीप अभी बताए अरब समय, दो जो नदी जो है नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, जो आपको जो है पश्चिम की दिशा में बने वाले होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का नाम बताइए। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का नाम बताइए, डेल्टा बनाइए के नाम लिखिए। आपको सुंदरबन का डेल्टा हो गया दोस्तों। ये आपको महानदी होगा, कावेरी होगा, गोदावरी जो होगी, ये सब चीज क्या होती है? डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां होती हैं। भारत में कितने राज्य हो गया? आपको जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? कि दो राजधानी एक ही है। तो भारत की जो है, तो ये जो आपको 8 राज्य और 8 मतलब कि 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता रहा है। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी आपको मैदान में निवास, आपको उत्तरी मैदान में जो है क्षेत्रों में क्यों लोग निवास करते हैं? क्योंकि आपको उत्तरी मैदानों जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र जो होती है, आपको जो यहाँ पर मिट्टियाँ उपजाऊ होती है। आवश्यकता से के अनुसार लोग अपने पानी की उपयोगिता के आधार पर जो है अपने जीवन यापन करते रहते हैं, और मिट्टियाँ जो अपने साथ जो है जरूर मिट्टियाँ लाकर आपको यहाँ के खेतों को सींचने का काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। लक्षद्वीप के प्रवाल द्वीप क्या कहलाता है? लक्षद्वीप के प्रवाल द्वीप को क्या कहलाते हैं? तो ये आपको बताना है। लक्षद्वीप के प्रवाल द्वीप को क्या कहते हैं, ये आपको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही करते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग क्या कहते हैं? हिमालय के दक्षिणतम भाग को क्या कहते हैं? तो हिमालय के दक्षिणतम भाग को हम लोग कहेंगे शिवालिक कहेंगे। दक्षिणतम भाग को शिवालिक कहा जाता है, जिसे फुट हिल के नाम से भी जाता है। सिहाद्री जो है पश्चिमी घाट को कहा जाता है। सिहाद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पाक जल संधि किनको बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें कि अरब सागर में स्थित जो है भारतीय द्वीप का नाम बताएंगे। तो अरब सागर में कौन सा हो जाएगा? अरब सागर में लक्षद्वीप हो गया। और ये जो है आपको जो बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा आपको ये बंगाल की खाड़ी में, और ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के जो है सबसे प्रमुख जो है भारत के सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला का नाम बताएंगे, जो आपको अरावली पर्वत श्रेणी है। खाली स्थानों को चुन कर देख लेते हैं। क्या बताएं कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है ना। और महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो आपको जो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा होगा राजस्थान होता है, सबसे छोटा होगा गोवा हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ये भी बात याद रखें। डैश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, यानी कर्क रेखा जो होता है भारत के मध्य से होकर गुजरता है। 23.5 डिग्री ये आपको गुजरता है। ये जो थोड़ा सा कार्य दिया गया बच्चों के लिए जो बनाने के लिए दिया गया, भारत में जो मानचित्र कर्क रेखा भारत का मेन उत्तर हो गया। जिन राज्य पे आप निवास करते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों इस प्रकार जो है आज का ये चैप्टर जो खत्म हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। भारत का जो है
जलवायु और वनस्पति और वन्य जीव, और इस प्रकार से 6 क्लास का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर आप पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो आपको ये मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का लास्ट क्लास हो जाएगा 8वां नंबर टॉपिक ज्योग्राफी का, भारत के जलवायु और वनस्पति और प्राणी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे।